Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today's class number 61. This class is important for upcoming nursing recruitment exams. Let's begin. Smallpox vaccine. आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से स्मॉल पॉक्स वैक्सीन से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लिविंग वायरस से बनाया जाता है। ऑप्शन टू, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लिविंग माइकोबैक्टीरियम द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन सी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एटीन्यूएटेड वायरस वैक्सीन है। ऑप्शन डी, स्मॉल पॉक्स एटीन्यूएटेड माइकोबैक्टीरियम वैक्सीन है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लिविंग वायरस। स्मॉल पॉक्स डिजीज़ को इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया गया है और ये पूरी दुनिया से इरेडिकेट होने वाली एकमात्र डिजीज़ है। स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है ये हमें स्मॉल पॉक्स डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और इस वैक्सीन का फॉर्मेशन लाइव वैक्सीन या वायरस के द्वारा किया जाता था। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का जो निर्माण है वो लाइव वैक्सीन या वायरस के द्वारा तैयार किया जाता था, ना कि स्मॉल पॉक्स वायरस के द्वारा। इस चीज़ को याद रखिएगा। और 1982 के बाद इस वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। WHO ने ऑफिशियली इस वैक्सीन को डिसकंटिन्यू कर दिया था 1982 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विथ एक्यूट किडनी फेलियर become confused and irritable. Which does the nurse determine is the most likely cause of this behavior? आपका पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर से सफरिंग है और इस पर्सन में कन्फ्यूजन डेवलप हो जाती है, वो इरिटेबल महसूस करता है। एज अ नर्स आप जानते हैं कि एक्यूट रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स में कन्फ्यूजन और चिड़चिड़ापन ये दोनों ही बिहेवियर्स डेवलप हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हाइपरकैलीमिया के कारण, हाइपरनेट्रीमिया के कारण, लिमिटेड फ्लूइड इनटेक के कारण या फिर इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल के कारण। क्यों एक्यूट रीनल फेलियर वाले पेशेंट कंफ्यूज रहते हैं, इरिटेबल रहते हैं? The right answer is option 4, increase blood यूरिया नाइट्रोजन लेवल के कारण। जब हमारी किडनी फेल हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है, बन का लेवल बढ़ने लगता है। और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमारे ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ेगा, नॉर्मल से ज़्यादा होगा, तो ये यूरिया हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा, उसे डैमेज करेगा, या यूँ कह सकते हैं आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए टॉक्सिक इफ़ेक्ट कॉज करता है एक्सेसिव लेवल ऑफ यूरिया। और इसी के कारण पर्सन में मेंटल क्लाउडीनेस यानी कन्फ्यूजन और इरिटेशन जैसी फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं। अगर ये लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तो पर्सन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है, बेहोश हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो अगर किसी क्लाइंट के अंदर हाइपरकैलीमिया होता है, पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर मसल्स में वीकनेस फील होती है, इरिटेबिलिटी होती है, नोज़िया होता है, डायरिया होता है। हाइपरनेट्रीमिया होने पर यानी सोडियम लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होने पर पर्सन के अंदर फर्म टिश्यू टर्गर, ओलिगूरिया, एजिटेशन जैसी फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं। अगर पेशेंट कम पानी पी रहा है तो उसे डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन होने पर पेशेंट को फैटिग फील होगा,
ड्राई स्किन होगी, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, रैपिड पल्स रेट होगी, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी। ये सभी फाइंडिंग्स डिहाइड्रेशन में देखने को मिलेंगी। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के लेवल बढ़ने के कारण पर्सन को कन्फ्यूजन और इरिटेबलनेस फील हो रही है। नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर आपको बताना है। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 23 से 30। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आइए जान लेते हैं कि मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। पल्मोनरी आर्टरी हमारे शरीर की वह ब्लड वेसल है जो कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स को जोड़ती है, या यूं कहें कि हमारे हार्ट के राइट वेंट्रिकल में मौजूद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने के लिए पल्मोनरी आर्टरी रिस्पॉन्सिबल है। और हमारे शरीर की ये एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी के यदि प्रेशर की बात की जाए तो यहाँ पर 30/20 mm ऑफ Hg नॉर्मल इसमें प्रेशर होता है। अगर पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर को हमें पता करना हो तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 30/20 mm ऑफ Hg नॉर्मल प्रेशर होता है। अब इस प्रेशर के बिहाफ पर हम मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी जगह आपको यदि मीन प्रेशर निकालना हो तो इसके लिए आप डायस्टोलिक जो बीपी है, डायस्टोलिक बीपी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें सिस्टोलिक बीपी ऐड कर देंगे और इस वैल्यू को आप 3 से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर मौजूद है 30/20। तो 20 इज़ द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इस 20 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी 30 को ऐड कर देंगे और फिर 3 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 70/30। और 70/30 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड 23.33 mm ऑफ Hg आएगा। और इसी वजह से हमने ऑप्शन सी को करेक्ट माना था। यहाँ पर 20 से 25 mm ऑफ Hg को बताया गया है। होपफुली दिस इज़ क्लियर। आप समझ गए हैं कि मीन ब्लड प्रेशर किस प्रकार से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन होल्ड्स द प्रेगनेंसी? कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी को होल्ड करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर ये सभी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरॉन। जब यूट्रस की एंडोमेट्रियम पर ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाता है तो इस इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुली रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज़ होता है। ये यूट्रस की मोटिलिटी को, यूट्रस की मूवमेंट को, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस ना आए, इस चीज़ को श्योर करता है। हम कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इम्प्लांटेशन के बाद यूट्रस में किसी प्रकार की मूवमेंट ना हो, कॉन्ट्रैक्शंस ना आए, इस चीज़ को मेंटेन करता है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाता है, प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकेंड हाफ में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनेस को बढ़ाता है ताकि यहाँ पर आसानी से ब्लास्टोसाइट्स या फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट हो सके। तो हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ही इसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फीटस डाइज एंड रिटेन्ड इन द यूट्रस इज कॉल्ड? अगर फीटस की वुम्ब में डेथ हो जाए और
ये लगातार यूट्रस में ही प्रेजेंट रहे, इसका एक्सपल्शन ना हो पाए, तो ये किस प्रकार का एबॉर्शन है? मिस्ड, थ्रेटन्ड, इनएविटेबल या फिर कंप्लीट? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज कॉल्ड मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन होने पर वुमेन को पता ही नहीं चलता कि उसे एबॉर्शन हो चुका है और डेड फीटस लगातार यूट्रस में ही पड़ा रहता है, इसका एक्सपल्शन नहीं हो पाता। लेकिन जो प्रेगनेंसी के सभी सिम्टम्स हैं वो रुक जाते हैं, यहाँ तक कि जो यूट्राइन हाइट है वो भी नहीं बढ़ती, कम होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a healthcare provider prescribes a vitamin tablet that contain vitamin B complex. What should the nurse teach the client? किसी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने वाले पेशेंट को एज अ नर्स आप कौन सी टीचिंग देना चाहेंगे? ऑप्शन 1, इट मे टर्न द यूरिन ब्राइट येलो। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपके यूरिन को ब्राइट येलो कलर में बदल सकता है। ऑप्शन 2, डेली फ्लूइड इनटेक शुड बी इंक्रीज्ड। आपको इस टैबलेट के साथ ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। ऑप्शन 3, ड्रग शुड बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक। आपको ये मेडिसिन खाली पेट लेनी है। ऑप्शन 4, इट मे एक्यूमुलेट इन द बॉडी इफ़ एक्सेसिव अमाउंट इज़ टेकन। अगर आपने इसे ज़्यादा मात्रा में लिया तो ये आपकी बॉडी में स्टोर हो सकता है, एक्यूमुलेट हो सकता है। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आइए वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करें। देखिए, विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ही वाटर सॉल्यूबल विटामिन होते हैं, यानी कि ये पानी में घुल जाते हैं। तो अगर विटामिन बी की बात की जाए तो बॉडी में इसकी एक्सेसिव अमाउंट स्टोर्ड नहीं रह सकती, ये वाटर में घुल कर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका एक्यूमुलेशन नहीं होता, स्टोरेज नहीं होता। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, द ड्रग शुड बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक। अगर आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को खाली पेट लेते हैं तो इससे आपको नौजिया हो सकता है, इसलिए हम इस मेडिसिन को खाने के साथ लेने के लिए कहते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन 2 की बात करें तो इस मेडिसिन के साथ पर्सन जितना नॉर्मल अमाउंट में फ्लूइड ले रहा था, पानी पी रहा था, उतना ही पानी पिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पानी इसके लिए कोई इसेंशियल नहीं है। सो ऑप्शन 2 इनकरेक्ट। फाइनली ऑप्शन 1 इज़ रिमेनिंग एंड इट इज़ कॉल्ड द यूरिन ब्राइट रेड येलो कलर में हो जाएगा। जब भी किसी क्लाइंट को आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, बीकासूल आदि के कैप्सूल्स देते हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि आपके यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, यूरिन ब्राइट येलो हो सकता है, चमकीला पीला यूरिन हो सकता है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को किससे मापते हैं? ऑक्यूलोमीटर, पेरीमीटर, टोनोमीटर, मैनोमीटर। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। आइए वन बाय वन सभी ऑप्शंस को जान लें। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्यूलोमीटर की। ऑक्यूलोमीटर ऐसा डिवाइस है जो कि आई मूवमेंट को मेजर करता है। आई की मूवमेंट को मेजर करने के लिए ऑक्यूलोमीटर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड हम बात करते हैं पेरीमीटर की। सेकंड डिवाइस आता है पेरीमीटर। ये हमें फील्ड ऑफ विजन के बारे में बताता है। किसी क्लाइंट में फील्ड ऑफ विजन कितना है, इसे असेस करने के लिए पेरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन या आप स्वयं अपने आँखों से इतना बड़ा एरिया देख पा रहे हैं, तो ये पूरा फील्ड पेरीमीटर कहलाता है। अगर इसे आप एक पॉइंट से कैलकुलेट करें तो हॉरिजॉन्टली आप 160 डिग्री और वर्टिकली अगर देखा जाए तो 140 डिग्री आपका फील्ड ऑफ विजन नॉर्मली होता है।
160 डिग्री हॉरिजेंटली और 140 डिग्री वर्टिकली। 140 डिग्री वर्टिकली इज़ द नॉर्मल फील्ड ऑफ विजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोनोमीटर की, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। टोनोमीटर डिवाइस की सहायता से हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर या आंखों में कितना प्रेशर है इसे माप सकते हैं। लास्ट ऑप्शन में बताया गया है मैनोमीटर। मैनोमीटर वह डिवाइस है जो कि बॉडी में किसी भी एरिया में फ्लूइड प्रेशर को मापने के काम आता है। जैसे कि किसी क्लाइंट के अंदर आपने लंबर पंक्चर कर रहे हैं और लंबर पंक्चर करके सीएसएफ के कलेक्शन के दौरान जो नीडल इंसर्टेड है वहाँ पर आप इस मैनोमीटर डिवाइस को कनेक्ट कर देंगे और जब फ्लूइड नीडल से बाहर आएगा तो ये मैनोमीटर उस फ्लूइड के प्रेशर को कैलकुलेट करके बता देगा। तो हम कह सकते हैं सीएसएफ या किसी फ्लूइड के प्रेशर को मापने के लिए मैनोमीटर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइज ऑफ इंट्रावीनस कैन्यूला यूज्ड फॉर नियोनेट्स। न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए आप किस साइज़ का कैन्यूला यूज़ करेंगे? 18 गॉज, 20 गॉज, 22 गॉज या फिर 24 गॉज। कैन्यूला अपकमिंग नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हियर। यहाँ पर हम 24 गॉज का कैन्यूला इस्तेमाल करेंगे। टोटल 8 टाइप्स के कैन्यूलाज होते हैं, जिनमें सबसे पहला जो साइज़ है वो होता है 14 गॉज का। 14 गॉज का जो कैन्यूला होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। इट इज़ ऑरेंज कलर कैन्यूला और ये आप एडोलेसेंट और अडल्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है 16 गॉज का कैन्यूला, जो कि ग्रे कलर का होता है और इसे आप एडोलेसेंट और अडल्ट में मेजर सर्जरी और ट्रॉमा के दौरान इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है 17 गॉज का कैन्यूला, जो कि वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं 18 गॉज का कैन्यूला, जो कि ग्रीन कलर का होता है और ये मोस्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सबसे बेस्ट कैन्यूला माना जाता है। फिर हम बात करते हैं 20 गॉज साइज़ के कैन्यूला की, जो कि पिंक कलर का होता है और ये बच्चों में, एडोलेसेंट्स में, अडल्ट आदि में इस्तेमाल किया जाता है। 22 गॉज का जो कैन्यूला होता है वो नीले रंग का होता है, ब्लू कलर का होता है। और 24 साइज़ का जो कैन्यूला है वो येलो कलर का होता है। और इसके बाद एक 26 साइज़ का कैन्यूला भी आता है, जो कि वायलेट या पर्पल कलर का होता है। इस तरह से आप सभी 8 टाइप के कैन्यूलास को याद रखेंगे। इनके कलर कोडिंग को, इनके गॉज साइज़ को एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, a nurse is caring for a client with chronic kidney failure. Which clinical finding should the nurse expect when assessing the client? आपका क्रॉनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी फेलियर का पेशेंट है। इस पेशेंट में कौन से फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी ये आपको बताना है। पॉलीयूरिया, लिथार्जी, हाइपोटेंशन, मसल ट्विचिंग, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आइए वन बाय वन सभी ऑप्शंस को डिस्कस करें। सबसे पहला ऑप्शन है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है कि किसी क्लाइंट में हर दिन 2 लीटर से ज़्यादा अगर यूरिन आउटपुट हो। यहाँ पर पेशेंट है क्रॉनिक रीनल फेलियर का, क्रॉनिक किडनी फेलियर का, और इस पेशेंट के जो नेफ्रॉन्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं। नेफ्रॉन अपना फंक्शन यानी फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर यूरिन आउटपुट बढ़ने की बजाय घट जाएगा। तो यहाँ पर पॉलीयूरिया नहीं होगा, ऑलिग यूरिया होगा। सो ऑप्शन 1 इज़ इनकरेक्ट। अब हम बात करते हैं लिथार्जी की। वीडियो की शुरुआत में ही हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहाँ पर बात की थी कि अगर क्लाइंट की बॉडी में यूरिया का एक्यूमुलेशन होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ता है, तो इसकी वजह से पेशेंट का जो सीएनएस है वो प्रभावित होगा और सीएनएस के प्रभावित होने से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रभावित होने से पेशेंट को इरिटेबिलिटी होगी, कन्फ्यूजन होगा, लिथार्जी होगा। लिथार्जी का मतलब है कि पेशेंट को सुस्ती आएगी, आलस आएगा। सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट हियर।
ऑप्शन 3 की बात करें, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का कम डिक्रीज होना, जो कि गलत है। जब भी किसी पर्सन में किडनी फेलियर होता है तो उसके शरीर में एक्सेसिव फ्लूइड का रिटेंशन होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट का रिटेंशन होता है, और एक्सेसिव फ्लूइड का बॉडी में रुकने के कारण ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज होता है। पेशेंट में हाइपरटेंशन होता है, ना कि हाइपोटेंशन। सो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 की बात करें, मसल ट्विचिंग। जब हमारे शरीर में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लगातार बढ़ता है तो इसकी वजह से मसल्स में ट्विचिंग आना स्वाभाविक है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं होगा, बिकॉज जब भी किडनी फेलियर होता है तो इस सिचुएशन में किडनी के द्वारा हाइड्रोजन आयंस को बॉडी से बाहर नहीं भेजा जा पाता और इसके कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन डेवलप होती है, ना कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 बोथ आर द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, length to which rectal catheter need to insert while giving enema। किसी क्लाइंट में एनीमा लगाते समय रेक्टल कैथेटर को कितना अंदर इंसर्ट किया जाता है? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 25 या 20 सेंटीमीटर? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 10 सेंटीमीटर। जब भी किसी क्लाइंट में आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीव करवाना हो, गैस पास कराना हो या न्यूट्रिएंट देने हो तो इस सिचुएशन में एनीमा लगाया जाता है। एनीमा लगाने के लिए सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है। पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में प्लेस करने के बाद आप कैथेटर की टिप को 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर लुब्रिकेट करेंगे वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट के द्वारा। कैथेटर की टिप को 5 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंच तक लुब्रिकेट किया जाता है ताकि पेशेंट में इसे इजीली इंसर्ट किया जा सके, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो। और लुब्रिकेशन के लिए आप वाटर बेस्ड लुब्रिकेशन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या इसे आप वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद पेशेंट में जो अपर वर्टक है उसे हम अपने एक हाथ से ऊपर की तरफ करेंगे और फिर धीरे से एनीमा ट्यूब को पेशेंट के रेक्टम में अम्बिलिकस की डायरेक्शन में इंसर्ट करेंगे। जैसे ही आप इसे इंसर्ट करेंगे तो याद रखिएगा 3 से 4 इंच तक ही आपको इंसर्ट करना है। 3 इंच का मतलब होता है 7.5 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक, यानी कि 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक ही आप इस ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, वेरिकोज वेन्स एट और नियर एनस इज। अगर किसी क्लाइंट में रेक्टम या एनाल एरिया की वेन्स वेरिकोज हो जाती हैं तो इसे आप और किस नाम से जानते हैं? फ्लैचुलेंस, हेमरॉइड्स, इम्पैक्शन, डैंगलिंग। Yes, all are correct. Option B is right here. वेरिकोज वेन एग्जैक्टली क्या है इसे भी जान लेते हैं। वेरिकोज वेन का मतलब होता है कि हमारी ब्लड हमारी वेन्स का एनलार्ज हो जाना, ट्विस्टेड हो जाना। अगर हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल्स में किसी कारण से एनलार्जमेंट आ जाए, ट्विस्टिंग आ जाए, मोड़ आ जाए तो ये कंडीशन वेरिकोज वेन कहलाती है। और अगर ये कंडीशन रेक्टम में मौजूद ब्लड वेसल्स में हो तो इसे आप हेमरॉइड्स या पाइल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेल्थ केयर पर्सोनल वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर ICDS स्कीम। किस हेल्थ केयर वर्कर को ICDS स्कीम के तहत हम अपॉइंट करते हैं? VHG, TBA, ANW, MPW। VGA विलेज हेल्थ गाइड, TBA ट्रेंड बर्थ असिस्टेंट, ANW आंगनवाड़ी वर्कर, MPW मल्टीपर्पस वर्कर।
इन सभी में से कौन आईसीडीएस स्कीम के तहत अपॉइंट होता है? आईसीडीएस का मतलब है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। यस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी ANW। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है आईसीडीएस प्रोग्राम के तहत अपॉइंट की गई थी। आंगनवाड़ी वर्कर्स आंगनवाड़ी सेंटर्स को आंगनवाड़ी को संभालती हैं। आंगनवाड़ी सेंटर वह जगह है जहां पर छोटे बच्चों और उनकी माताओं को केयर प्रोवाइड की जाती है। आंगनवाड़ी सेंटर को आंगनवाड़ी को बेसिकली हम ऐसी जगह मानते हैं जनरली जहां पर छोटे बच्चों को इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, यानी कि स्कूल एज से छोटे बच्चों को यहाँ पर नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है। इन्हें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं और एडोलेसेंट गर्ल्स को यहाँ पर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स देते हैं। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी आंगनवाड़ी सेंटर्स पर चलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आंगनवाड़ी सेंटर्स छोटे बच्चों और उनकी मदर्स या प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को हेल्प करने के लिए आंगनवाड़ी हेल्पर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉग रोलिंग ऑफ द पेशेंट इज डन इन केस ऑफ। लॉग रोलिंग मेथड का इस्तेमाल किस पेशेंट में किया जा सकता है? रिब फ्रैक्चर वाले में, क्लेविकल फ्रैक्चर में, स्पाइन फ्रैक्चर में या फीमर फ्रैक्चर में? इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट के स्पाइनल कॉर्ड में फ्रैक्चर हो जाए, किसी क्लाइंट की रीढ़ की हड्डी में कहीं फ्रैक्चर हो जाए, तो इस पेशेंट को हॉस्पिटल में करवट बदलवाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए कम से कम 4 से 5 लोग लगते हैं। ये 4 से 5 लोग इस पर्सन की पूरी शरीर में अलग अलग जगह पर खड़े होकर इसकी पोजीशन चेंज करवाते हैं और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि पेशेंट में इस शिफ्टिंग या पोजीशन चेंज के दौरान स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी प्रकार की मूवमेंट या फिर इंजरी ना हो पाए। इसके लिए मान लीजिए एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है, उसने पेशेंट के नेक और हेड एरिया को बिल्कुल स्टिल होल्ड कर रखे रखा है। दूसरा पर्सन यहाँ है, उसने चेस्ट, थोरेसिक, नेक एरिया को संभाल रखा है। तीसरा पर्सन यहाँ है, उसने एब्डोमेन एरिया को संभाला। चौथे पर्सन ने इसके लिम्स को संभाला। पांचवें पर्सन ने इसके पेरिनियम एरिया को सपोर्ट किया। इन 4-5 लोगों द्वारा मिलकर बेडशीट की मदद से पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है या पोजीशन चेंज करवाया जाता है और यही प्रोसेस लॉग रोलिंग टेक्निक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट वाटर बैग एप्लीकेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन? किस डिजीज कंडीशन में आप हॉट वाटर बैग एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते? डिस्मेनोरिया, अपेंडिसाइटिस, मस्कुलर पेन या फिर हाइपोथर्मिया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होना अपेंडिसाइटिस कहलाता है और इसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन मेन ट्रीटमेंट माना जाता है, जिसे अपन अपेंडेक्टोमी के नाम से जानते हैं। अपेंडेक्टोमी सर्जरी में अपेंडिक्स को काट कर रिमूव कर दिया जाता है। अगर क्लाइंट में अपेंडिसाइटिस कंडीशन है तो पेशेंट के राइट लोअर एब्डोमेन में मैकबर्ने पॉइंट पर लगातार पेन होता है, टेंडरनेस होती है। अपेंडिसाइटिस कंडीशन में यदि आप पेशेंट में हॉट वाटर बैग अप्लाई करते हैं पेन रिलीफ के लिए, तो इस हॉट एप्लीकेशन के कारण वहाँ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा तेज होगा और इसकी वजह से जो अपेंडिक्स है वो रप्चर हो सकता है, फट सकता है और इसके कारण जो अंदर का कंटेंट है वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा और पर्सन में सेप्सिस हो जाएगा, ब्लड इन्फेक्शन हो जाएगा और पेशेंट की इससे जान तक जा सकती है। तो नेवर अप्लाई हॉट वाटर बैग टू द अपेंडिक्स लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ड्रग dose calculation, a patient is to receive cephalexin
500 mg per oral. The pharmacy has sent 250 mg tablet the nurse should give. अगर किसी क्लाइंट को डॉक्टर द्वारा 500 mg टैबलेट देने के लिए लिखा गया है, लेकिन आपके फार्मेसी से 250 mg की टैबलेट्स ही आई हैं, तो इस पेशेंट को आप कितनी डोज देंगे? देखिए, ड्रग डोज कैलकुलेशन के इस तरह के क्वेश्चन में आपको जब भी पता करना होता है कि हमारे पास जो अवेलेबल डोज है उसे डॉक्टर द्वारा लिखी गई डोज में कंप्लीटली फुलफिल करने हेतु कितना लेना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या है, व्हाट वी वांट, हमें कितनी डोज चाहिए पेशेंट को देनी, और डोज क्या है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास 250 mg की टैबलेट है और हमें 500 mg टैबलेट देना है। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2। अगर आप 250 mg की 2 टैबलेट्स इस पेशेंट को दे देते हैं तो पेशेंट को 500 mg डोज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट ड्रैंक 7.5 oz of orange juice, 6 oz of tea, 8 oz of egg on, कैलकुलेट द इनटेक वुड बी। जब आप एज अ नर्स एम्स में ड्यूटी करेंगे तो आपको क्लाइंट में आईओ चार्टिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। आईओ चार्टिंग मेंटेन करने के लिए आप पेशेंट के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि आपने सुबह से क्या खाया पिया है। तो पेशेंट कहेगा कि मैंने 7.5 ऑन्स ऑरेंज जूस लिया, उसके बाद में 6 ऑन्स टी ली, चाय पी, और फिर कहेगा कि मैंने 8 ऑन्स एग ऑंग पिया। ऐसा करते हुए हमने टोटल कितना फ्लूइड इनटेक किया ये आपको बताना है और आपको ये वैल्यू ml में बतानी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बताई गई वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। 7.5 प्लस 6 प्लस 8, इसे आप जब टोटल करेंगे तो आएगा 21.5। तो हम कह सकते हैं कि क्लाइंट ने सुबह से 21 ओंज फ्लूइड लिया है। और हम इस बात को जानते हैं कि ओंज मीन्स ऑन्स, ऑन्स कह दीजिए, ओजेड कह दीजिए, या फिर आप इसे ऑन्स के नाम से जानते हैं, OUNCE। और एक ऑज या ऑन्स जो है वो 30 ml के बराबर माना जाता है। अब मुझे लगता है आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप 21.50 को अगर 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी 645, ऑप्शन डी, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ ईस्ट एशियाज WHO रीजनल ऑफिस इज लोकेटेड एट। साउथ ईस्ट एशिया में WHO का रीजनल ऑफिस किस जगह पर लोकेटेड है? इन दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, या फिर कोलकाता में? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दिल्ली। साउथ ईस्ट एशिया में WHO का रीजनल ऑफिस दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मदर विथ डायग्नोसिस ऑफ एड्स स्टेट्स दैट शी हैज़ बीन केयरिंग फॉर हर बेबी even though she has not been feeling well. What important information should the nurse determine? एक वुमेन जिसे एड्स है, ये अपने बच्चे की लगातार देखभाल कर रही है, केयर प्रोवाइड कर रही है। इस एड्स पेशेंट के द्वारा कौन सी इंफॉर्मेशन देने पर एज अ नर्स आप तुरंत अलर्ट हो जाएंगे? ऑप्शन 1, अगर आपका पेशेंट कहता है कि उसने अपने बच्चे को किस किया है, अगर वो कहती है कि मैंने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाया है, या फिर वो कहे कि मेरे बच्चे ने एंटीबायोटिक्स ले ली हैं, या फिर कि मैं काफ़ी समय से अपने बच्चे की देखभाल कर रही हूँ, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर नर्स को अलर्ट करता है?
देखिए यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इंटरवेंशन इस एड्स पेशेंट वुमेन से एचआईवी वायरस का ट्रांसमिशन बच्चे में करवा सकता है। अगर ये वुमेन अपने बच्चे को किस करती है तो इससे ट्रांसमिशन नहीं फैलेगा। अगर बच्चे ने एंटीबायोटिक्स ली है तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, यहाँ इससे कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज एचआईवी इज़ अ वायरल डिजीज़। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एंटीबायोटिक मेडिसिन जो हैं बैक्टीरिया से हुए इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वायरस पर एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं होता। वायरस के इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट के लिए वायरस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए एंटीवायरल मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। अगर ये वुमेन कहे कि वो काफ़ी लंबे समय से केयर कर रही है बच्चे की, तो इसके द्वारा भी ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर ये वुमेन कहती है कि वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो ये चिंता की बात है, ये आपको तुरंत अलर्ट करेगी। अगर एचआईवी पॉजिटिव मदर ने बच्चे में ब्रेस्ट फीड करवाया तो इससे जो एचआईवी वायरस है ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बेबी तक पहुंच सकता है, और इस चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is correct instruction given by nurse related to breast self examination except। इस वर्ड को इग्नोर मत कीजिएगा, इस वर्ड के आते ही पूरे क्वेश्चन का मीनिंग बदल गया है, जस्ट ऑपोजिट हो गया है, इस चीज़ को समझिएगा। नर्स के द्वारा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग क्लाइंट को कौन सा इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए, कौन सा इंस्ट्रक्शन गलत है, ये आपको सेलेक्ट करना है। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन, परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली एट 7 to 10 days आफ्टर मेंसेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7 से 10वें दिन के बीच आपको BSE परफॉर्म करना है। ऑप्शन बी, आफ्टर मेनोपॉज और हिस्टेरेक्टोमी परफॉर्म अ फिक्स्ड डे ऑफ एवरी मंथ। अगर किसी वुमेन में मेनोपॉज हो चुका है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक चुका है और हिस्टेरेक्टोमी कर दी गई है यानी कि यूट्रस को रिमूव कर दिया गया है, तो इस सिचुएशन में उसे हर महीने की किसी फिक्स तारीख को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। या फिर ऑप्शन सी, यूज़ ऑपोजिट हैंड एग्जामिनेशन ब्रेस्ट। अगर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आप कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड के ब्रेस्ट को असेस करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए राइट हैंड का इस्तेमाल करें, और राइट साइड ब्रेस्ट को एग्जामिन करने के लिए लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल करें, यानी ऑपोजिट हैंड यूज्ड फॉर द ईच बेस्ट। ऑप्शन डी, नॉट टेक बाथ एंड यूज सोप बिफोर BSE। हमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से पहले बाथ नहीं लेना चाहिए, सोप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है जो कि आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन टीचिंग के दौरान क्लाइंट को नहीं बताएंगे? राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हमें क्लाइंट को कहना है कि आप हमेशा बाथिंग करते समय, शावर लेते समय, स्नान करते समय ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म करें, क्योंकि जब आप स्नान करते हैं तब आप वहाँ पर ब्रेस्ट टिश्यू पर, ब्रेस्ट पर सोप अप्लाई करते हैं, जिससे वहाँ की स्किन जो होती है स्लिपरी हो जाती है, और इस दौरान आप इजीली ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सभी ऑप्शंस सही हैं। 7 से 10वें दिन मेंस्ट्रुअल पीरियड के ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। मेनोपॉज हो गया है, यूट्रस को निकाल दिया है, तो दोनों ही सिचुएशन में महीने में किसी भी एक फिक्स्ड डे पर ही आपको BSE करना है, और ऑपोजिट हैंड का एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वालसर्टन एंड एंजियोटेंसिन सेकेंड receptor antagonist is prescribed for a client, for which possible side effect should the nurse monitor the client? Select all that may apply। अगर किसी क्लाइंट को आप एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग यानी वालसर्टन दे रहे हैं
तो इस ड्रग के देने के दौरान कौन से साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं ये आपको बताना है। कॉन्स्टिपेशन, हाइपोकैलीमिया, इर्रेगुलर पल्स रेट, चेंज इन विजुअल एक्यूटी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। वन बाय वन सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। जो हमारी वालसर्टन ड्रग है ये बेसिकली एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, यानी कि ये एंजियोटेंसिन सेकेंड के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, इसके फंक्शंस को रोकती है और एंजियोटेंसिन सेकेंड के कारण वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो याद रखिएगा, अगर किसी क्लाइंट में आप वालसर्टन दे रहे हैं तो वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन नहीं डायरिया डेवलप होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं डायरिया डेवलप होगा। अगर किसी क्लाइंट को वालसर्टन आप दे रहे हैं तो इसके कारण पोटेशियम का लेवल ब्लड में इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा। सो इट कॉजेज हाइपरकैलीमिया नॉट हाइपोकैलीमिया। इसके अलावा इर्रेगुलर पल्स रेट, अगर क्लाइंट को वालसर्टन दिया जा रहा है तो उसमें जो पल्स रेट है वो इर्रेगुलर हो सकती है, डिसअरिथमिया हो सकता है, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो सकता है। ये सभी कार्डियोवैस्कुलर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वालसर्टन ड्रग के जो कि देखे जा सकते हैं। इसके अलावा वालसर्टन मेडिसिन एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट जिसे आप स्ट्रोक कहते हैं ये भी करवा सकती है। यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। वालसर्टन ड्रग का आँखों पर कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कि विजुअल एक्यूटी नहीं बदलती, ऑप्शन 4 इनकरेक्ट। इसके अलावा बात की जाए तो वालसर्टन ड्रग जो है वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करवा सकती है। यस राइट, हमने डिस्कस किया था कि एंजियोटेंसिन जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हाइपरटेंशन करवाता है। अगर हमने इस वालसर्टन ड्रग को दिया तो एंजियोटेंसिन सेकेंड के एक्शन ब्लॉक हो जाएंगे और क्लाइंट के अंदर ब्लड प्रेशर कम रहेगा, तो इस वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब है कि क्लाइंट जब बेड पर बैठा हुआ या लेटा हुआ है और अचानक से खड़ा हो, स्टैंड अप पोजीशन में आए तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कुछ कम होता है, इसे आप ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। इस वालसर्टन ड्रग के कारण क्लाइंट में डिजीनेस, हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जैसे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर है ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 5। अगर क्लाइंट को आप एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी कि वालसर्टन ड्रग दे रहे हैं तो उसके अंदर डिसरिथमियाज यानी इर्रेगुलर पल्स रेट और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का कम होना देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टायर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट ब्लॉक लेवल। अगर ब्लॉक लेवल पर 3 टायर सिस्टम पूछा जाए कि कौन सा होता है तो आप बताएंगे इट इज़ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर पंचायती राज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज़ पंचायत समिति। ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होती है। ब्लॉक का मतलब है कस्बा, जिसे आप तहसील कह सकते हैं, उस लेवल पर आपको पंचायत समिति देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कॉजेस पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस। किसी क्लाइंट में आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद यदि क्लाइंट को हेपेटाइटिस हो रहा है, लीवर में इन्फ्लामेशन हो रही है, तो ये कंडीशन किस हेपेटाइटिस को बताती है? इसे आप हेपेटाइटिस ए कहेंगे, बी कहेंगे, सी कहेंगे या डी कहेंगे? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। याद रखिएगा, हेपेटाइटिस ए जो है वो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से फैलती है, या इसे आप कह सकते हैं कि इसका ट्रांसमिशन जो है फीको ओरल रूट से होता है।
इसके अलावा जितने भी हेपेटाइटिस हैं उन सभी का इसके अलावा BCD का जो ट्रांसमिशन है वो ब्लड और बॉडी प्रोडक्ट्स के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस ए को आप इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं, हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस सी को पोस्ट ट्रांसफ्यूशनल हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट एबॉर्शन इज ऑल्सो नोन एज। साइलेंट एबॉर्शन को आप और किस नाम से भी जानते हैं? कंप्लीट एबॉर्शन, इनक्विटेबल एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन या फिर सेप्टिक एबॉर्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आज की इसी क्लास के अंदर हमने मिस्ड एबॉर्शन को डिस्कस किया था और हमने बताया था कि ये वह एबॉर्शन है जिसमें वुमेन को पता ही नहीं चलता कि उसे एबॉर्शन हो चुका है। मिस्ड एबॉर्शन के अंदर जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है यानी फीटस है वो डेड हो जाता है, लेकिन डेड होने के बाद भी ये डेड फीटस यूट्रस से बाहर नहीं होता, एक्सपेल आउट नहीं होता, यूट्रस में ही पड़ा रहता है और इस प्रकार के एब्जॉर्प्शन को ही हम मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं। इसे साइलेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को पता ही नहीं चलता कि उसका फीटस डेड हो चुका है, उसे एबॉर्शन हो चुका है, इसलिए इसे आप इसे साइलेंट एबॉर्शन कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन इज़ मोस्ट कॉमनली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम। आयरन हमारी बॉडी में कहाँ पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है? ड्यूडेनम, अपर जेजुनम, लोअर जेजुनम, स्टमक, इलियम। आयरन कंटेंट GIT के किस भाग में एब्जॉर्ब होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा आयरन का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी कि ड्यूडेनम में और अपर जेजुनम जिसे आप प्रॉक्सिमल जेजुनम के नाम से भी जानते हैं वहाँ होता है। एक बार फिर से देखिएगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम और अपर जेजुनम में होता है। Thank you so much everyone for watching this complete video. Best of luck.